हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में कई वीडियोस अपलोड किए थे अपने चैनल पे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग क्या होती है, क्या उसके एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आज मैंने एक वीडियो और डाला था जिसमें मैंने बताया था आपको कि कितने तरह के हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, तो वो सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा, उसके बाद ये क्वेश्चंस करने आइएगा तो अब आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आई थिंक 4 या 5 वीडियोस मैं अभी तक डाल चुकी हूँ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के, तो वो सारे वीडियोस अगर आप देख लेंगे तब ये क्वेश्चंस सॉल्व करने आएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ चीज़ें आपके ऊपर से निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरी कोशिश है कि ये क्वेश्चंस आपके काम आए, तो इसलिए आप इसको लास्ट तक देखिएगा। इसमें आपको 60+ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और हो सके तो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प कर रही हूँ कि आपका एग्जाम अच्छा हो, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट भी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें कह रहा है कि अकाउंटिंग पैकेजेस आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ, तो किसके बेसिस पे हमारे अकाउंटिंग के पैकेजेस डेवलप किए जाते हैं। तो सीधी सी बात है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं, फिर चाहे हम मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो या फिर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हो, हमें अपने जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो जितने भी अकाउंटिंग पैकेजेस बन रहे हैं वो हमेशा बोथ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए उनकी बेसिस पे ही बनाए जाएंगे। क्योंकि भले हम अकाउंटिंग कंप्यूटर पे कर रहे हो, लेकिन जो हमारे अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं कि हम मनी के टर्म्स में केवल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, केवल फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ डेबिट करते हैं, ये चीज़ क्रेडिट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी होंगी, चाहे हम मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो चाहे कंप्यूटर पे अकाउंटिंग कर रहे हो। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो आपको पता है कि जब हम कंप्यूटर की मदद से अकाउंटिंग करते हैं तो वही क्या कहलाता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ए मैनुअल मेथड ऑफ बुक कीपिंग ये तो होगा नहीं, ए टाइप ऑफ फाइनेंशियल ऑडिट ये भी नहीं होगा, ए टैक्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो फुल सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है ओवरऑल बिजनेस का, तो केवल टैक्स प्रिपरेशन की बात नहीं होती है। बी ऑप्शन कह रहा है एन ऑटोमेटेड मेथड ऑफ बुक कीपिंग यूजिंग कंप्यूटर्स, तो ये वाला ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है कि एक ऑटोमेटेड मेथड होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, जिससे हम कंप्यूटर की मदद से बुक कीपिंग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को यूज करने का कौन सा बेनिफिट नहीं है। पहला कह रहा है इंक्रीज एक्यूरेसी, तो सीधी सी बात है कंप्यूटर की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। दूसरा कह रहा है रिडक्शन इन द यूज ऑफ पेपर, तो ये तो होता ही है कि हमें पेपर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद सी कह रहा है इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो ये ऑप्शन तो गलत लग रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती नहीं है बल्कि वो घट जाती है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाता फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मैनेज करना, बल्कि आसान हो जाता है जब हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं, तो कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही लग रहा है। डी में कह रहा है फास्टर डेटा प्रोसेसिंग, तो ये भी सही है, मतलब ये बेनिफिट होता है, तो सी ऐसा है जो कि बेनिफिट नहीं है, तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो इंक्रीज नहीं होती हमारी कॉम्प्लेक्सिटी, डिक्रीज होती है। ठीक है, चीज़ें और आसान हो जाती हैं जब हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं, चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होती। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कौन सा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का फॉर्मेट है। कैश रजिस्टर तो नहीं होता, ना ही कैलकुलेटर होता है, ना ही आपका लेजर बुक होता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हमारा कंपोनेंट होता है, क्योंकि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रहता है तभी हम जाकर के कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर पाते हैं। बिना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि खाली कंप्यूटर पे तो अकाउंटिंग होती नहीं, उसके लिए हमें बाकायदे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, जो कि हमारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स और कन्वेंशंस, रूल्स रेगुलेशंस को ध्यान में रख के उनके बेसिस पे बनाया गया हो। ठीक है, चलिए
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ चार्ट ऑफ अकाउंट्स इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो अकाउंट्स का जो हम चार्ट बनाते हैं उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। तो उसका प्राइमरी पर्पस होता है टू कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, क्योंकि हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को कैटेगरी वाइज अलग अलग करना चाहते हैं और उनको एक तरह से ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, इसलिए हम अकाउंट्स का चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो चलिए सारे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला है दे रिक्वायर एक्सटेंसिव मैनुअल कैलकुलेशन। तो ये तो ट्रू नहीं है, हमें मैनुअल कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती जब हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी कैलकुलेटर दिया होता है जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। ठीक है, फिर चाहे वो आपका टैली हो उसमें भी कैलकुलेटर दिया होता है। बी ऑप्शन कह रहा है दे कैन नॉट जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये भी गलत है, क्योंकि हम कंप्यूटर की मदद से इजीली अपनी रिपोर्ट्स को जनरेट कर पाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल रिपोर्ट हो चाहे वो आपकी कोई भी रिपोर्ट हो, हम इजीली जनरेट कर पाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी में कह रहा है दे आर मोर एरर फोन द मैनुअल सिस्टम प्रोन। तो इनके हिसाब से क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी के हिसाब से ये कह रहा है कि मैनुअल सिस्टम से ज्यादा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में एरर्स आती हैं। तो ये भी गलत है, एरर्स तो कम होती हैं जब हम कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है मिस्टेक हमसे ज्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन कह रहा है दे प्रोवाइड रियल टाइम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो ये वाला ऑप्शन सही है कि हमें एक रियल टाइम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, एक्चुअली टाइम कम था और आप लोगों को आज ही वीडियो बना के देना था, इसलिए मैं अच्छे से एडिटिंग नहीं कर पाई हूँ। ठीक है, तो इस पे एडिटिंग के लिए आपको थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तब क्वेश्चंस देखिएगा। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन में कह रहा है इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट इज अ जनरल लेजर। तो जनरल लेजर क्या होता है। तो जनरल लेजर ऐसा होता है जो रिकॉर्ड करता है ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर अ स्पेसिफिक अकाउंट। तो एक स्पेसिफिक अकाउंट के सभी एक स्पेसिफिक अकाउंट के सभी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को जनरल लेजर रिकॉर्ड करता है। तो 7th का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज एन अकाउंटिंग पैकेजेस। तो अकाउंटिंग पैकेज का जो सॉफ्टवेयर है वो कैसा सॉफ्टवेयर है। तो सीधी सी बात है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो एक तरह का एप्लीकेशन है जिसका हम यूज करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। ठीक है, तो वो ना कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ना कोई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि हमारा जो अकाउंटिंग पैकेज है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोई यूटिलिटी या सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करने का प्राइमरी एडवांटेजेस क्या है। तो पहला है इट अलाउज फॉर हैंड रिटन लेजर एंट्रीज। ऐसा कुछ नहीं है, हैंड रिटन हमें कुछ लिखना ही नहीं है हाथ से, इसीलिए तो हम कंप्यूटर पे आए हैं। बी ऑप्शन कह रहा है इट ऑटोमेट्स कैलकुलेशन एंड रिड्यूसेस एरर। ये बात सही है कि इससे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं और हमारे कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाते हैं कंप्यूटर की मदद से। सी ऑप्शन कह रहा है इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ चार्ट ऑफ अकाउंट। ये भी गलत है, हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं क्योंकि हमें अपने अकाउंट्स को कैटेगराइज करना रहता है। उसके बाद कह रहा है इट रिक्वायर्स नो कंप्यूटर हार्डवेयर। ये भी गलत है, बिना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कोई कंप्यूटर चल ही नहीं सकता है। ठीक है, तो चलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इट ऑटोमेट्स कैलकुलेशन एंड रिड्यूसेस एरर्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो MS वर्ड है, MS ऑफिस का है, तो वो तो होगा नहीं। एडोब फोटोशॉप से तो हम फोटो एडिट करते हैं, तो ये भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। क्विक बुक्स हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से मिलता जुलता लग रहा है। चौथा है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये तो आपका सर्च ब्राउजर है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही लग रहा है, क्विक बुक्स। ठीक है, तो क्विक बुक्स ही हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आर।
तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है डेटा, रिपोर्ट, लेजर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। तो डेटा रिपोर्ट तो समझ में आता है, लेकिन लेजर कोई कंपोनेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी में कह रहा है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पीपल, प्रोसीजर, डेटा। तो ये सही लग रहा है कि हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए, हार्डवेयर भी होना चाहिए, पीपल भी होने चाहिए, प्रोसीजर भी होता है और डेटा भी होता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है डेटा कोडिंग तो होती नहीं है, ऑब्जेक्टिव या आउटपुट भी नहीं होता, तो ये भी गलत हो जाएगा। पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, लेकिन यहाँ पे डेटा की बात नहीं हुई है, तो इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है। तो याद रखिएगा, अगर कंपोनेंट्स पूछा जा रहा है तो उसमें ये आ जाएगा सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पीपल, प्रोसीजर एंड डेटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट डज डेटा सिक्योरिटी रिफर टू। तो डेटा सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन है द फिजिकल सेफ्टी ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर। ऐसा कुछ नहीं है, सिक्योरिटी से कंप्यूटर हार्डवेयर की सेफ्टी का कोई लेना देना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन कह रहा है द प्रोटेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस और लॉसेस। ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है कि हमें प्रोटेक्शन मिलती है डेटा सिक्योरिटी से अपने फाइनेंशियल डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस या लॉस से। ठीक है, सी ऑप्शन कह रहा है द स्पीड ऑफ एट विच डेटा इज प्रोसेस। तो इससे स्पीड का भी कोई लेना देना नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है द साइज ऑफ द डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। तो स्टोरेज कैपेसिटी से भी डेटा सिक्योरिटी का कोई मतलब लिंक नहीं है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि डेटा सिक्योरिटी क्या करता है, वो हमें एक प्रोटेक्शन देता है कि हम अपने फाइनेंशियल डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस या लॉस से बचा सकें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स रिक्वायर फॉर द पर्पस ऑफ। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछली बार हम लोग जो एमसीक्यू सॉल्व किए थे उसमें भी था ये। तो कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, उसका क्या पर्पस है? तो एक रिलेशनशिप हम मेंटेन करना चाहते हैं अपने ग्रुप्स और कंपोनेंट्स के बीच में, इसीलिए हम अकाउंट्स का कोडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो 13 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रही हूँ आपको, अगर आपको स्पीड फास्ट लगे तो आप स्पीड भी अपनी कम कर सकते हैं सेटिंग्स में जा करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में कह रहा है व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम सोर्स डॉक्यूमेंट्स इनटू अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ऐसा कौन सा टर्म है जिसका हम यूज करते हैं जो डिस्क्राइब करता है डेटा की ट्रांसफरिंग के प्रोसेस को, और वो भी सोर्स डॉक्यूमेंट से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे डेटा एंट्री की बात हो रही है। डेटा एंट्री जब हम करते हैं तो वही एक प्रोसेस होता है जो हमारे डेटा को ट्रांसफर करता है। हमारे जब हम डेटा एंट्री करते हैं तो वो फर्स्ट हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, और उसको क्या करता है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, वो प्रोसेस करके हमारी एंट्री को ट्रांसफर कर देता है जहां जहां उसकी जरूरत होती है। जैसे जो आइटम हमारी जो जनरल एंट्री हुई है या डेटा एंट्री हुई है उसमें जो चीजें प्रॉफिट लॉस की है उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देगा, जो चीजें बैलेंस शीट की है उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है मेथड ऑफ कोडिफिकेशन शुड बी। तो मेथड जो होता है कोडिफिकेशन का वो क्या करता है, वो अंडरस्टैंड होना चाहिए एंड लीड्स टू ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। तो इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए जो भी कोडिफिकेशन का मेथड हम यूज कर रहे हैं, और ये हमारे अकाउंट्स की ग्रुपिंग कर सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेटिंग अप यूजर रोल्स एंड परमिशंस इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ऐसा कौन सा प्राइमरी पर्पस है यूजर के रोल को सेट करना और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में परमिशन देना यूजर को। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू फाइनेंशियल डेटा। तो ये तो सही है, हम यूजर का रोल इसलिए डिफाइन करते हैं ताकि हम फाइनेंशियल डेटा के रेस्ट्रिक्शंस को, एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कर सकें। ठीक है, रोक सकें, सभी उसको यूज ना कर सके हमारे अलावा। बी ऑप्शन कह रहा है टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम। तो नहीं, हम कॉम्प्लेक्सिटी की तो बात करते ही नहीं है। सी ऑप्शन कह रहा है टू एलिमिनेट द नीड फॉर यूजर अकाउंट्स। ये भी गलत है, हम एलिमिनेशन की बात भी नहीं करते। डी ऑप्शन कह रहा है टू जनरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए यूजर रोल को थोड़ी जरूरी है कि हम उसको वो करें, परमिशन दें। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू फाइनेंशियल डेटा। तो याद रखिएगा प्राइमरी पर्पस क्या होता है यूजर रोल सेट करने का कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में,
वो ये होता है कि हम अपने फाइनेंशियल डेटा के एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए हमने यूज़र का रोल दिखा रखा है, ठीक है, कि यही यूज़र है और यही यूज़ करेगा इस कंपनी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ट्रायल बैलेंस इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो ट्रायल बैलेंस के लिए कौन सी बात सही है? पहला ऑप्शन है इट इज ओनली प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ये तो बिल्कुल गलत है। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है और इसको हम मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली या ईयरली जब हमारा मन कहे तब हम ट्रायल बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है इट इंश्योर्स दैट ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन रिकॉर्डेड एक्यूरेटली। ये बात सही है कि ट्रायल बैलेंस देख करके हम ये जान सकते हैं कि हमारे जो भी ट्रांजेक्शंस हैं वो एक्यूरेटली रिकॉर्ड किए गए हैं, ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है फाइनल अकाउंट सबसिस्टम इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम डील्स विथ। तो वो हमारे फाइनेंस अकाउंट्स को प्रिपेयर करने में हमारी मदद करता है या उसी से डील करता है। तो फाइनल अकाउंट सबसिस्टम इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डील्स विथ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है व्हाट रूल्स द बैकअप डज द बैकअप फंक्शन सर्व इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो बैकअप का क्या काम होता है? हम अपने डेटा का कहीं और रीस्टोर, बैकअप रखते हैं और फिर जब जरूरत हो तो हम किसी भी सिस्टम में अपने डेटा को रीस्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली यही यूज होता है बैकअप का, ठीक है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है इट अलाउ यूजर टू प्रिंट फाइनेंशियल रिपोर्ट। तो ये कोई प्रिंटर थोड़ी है जो प्रिंट करेगा, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कह रहा है इट सेव्स अ कॉपी ऑफ फाइनेंशियल डेटा टू प्रिवेंट लॉस। तो बी वाला ऑप्शन सही है कि हमारे ये डेटा को कहीं और सेव करके रखता है, चाहे हम पेन ड्राइव में चाहें तो पेन ड्राइव में या कहीं भी चाहें बैकअप कंप्यूटर में अपने डेटा का रख सकते हैं, फाइनेंशियल डेटा का, ताकि हम लॉस से बच सके। फॉर एग्जांपल आपका सर्वर कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया है या सर्वर इशू आ रहा है तो आप अपने डेटा को कहीं भी रिस्टोर कर सकते हैं अगर आपने बैकअप रखा हुआ है तो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट डज डेटा वैलिडेशन रिफर टू। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में डेटा वैलिडेशन का क्या काम होता है? तो डेटा वैलिडेशन इसके नाम से क्लियर है, ये वैलिडिटी की बात कर रहा है, ठीक है, कि कोई चीज वैलिड है या नहीं है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि चेकिंग डेटा फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। तो डेटा वैलिडिटी क्या करता है? ये हमारे डेटा को चेक करता है, उसकी एक्यूरेसी को चेक करता है और उसकी कंप्लीटनेस को चेक करता है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या पर्पस है? तो हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को समराइज करना चाहते हैं, इसीलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो हमारा यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन कह रहा है टू लिस्ट ऑल एम्प्लॉयज सैलरीज। तो एम्प्लॉयज की सैलरी से इसका कोई लेना देना नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है टू समराइज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओवर अ पीरियड। तो हम अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को समराइज करना चाहते हैं, हम अपना प्रॉफिट लॉस जानना चाहते हैं, इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। तो मेन पर्पस हमारा यही होता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। डेली सेल्स ट्रांजैक्शंस को तो हम उसमें रिकॉर्ड करते नहीं है, तो ये भी गलत है। टू कैलकुलेट इनकम टैक्स, ये भी गलत है। तो बी वाला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेटेड बाय अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जिससे हम कोई टाइप नहीं है जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट करने का। तो पहला है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट की से भी रिपोर्ट जनरेट होती है, इनकम स्टेटमेंट से भी जनरेट होती है, हमें इनकम स्टेटमेंट से भी पता चलता है। एम्प्लॉय रोस्टर, ये कोई भी वो नहीं है जिससे हमें अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेट कर सके हम। तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा और वही गलत इसका आंसर हो जाएगा। डी है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इससे भी हमें अपने कैश के इनफ्लो या आउटफ्लो का पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। एम्प्लॉय रोस्टर इज नॉट अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट जनरेटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23।
क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम इन अकाउंटिंग। तो डबल एंट्री सिस्टम का क्या मतलब है अकाउंटिंग में, स्पेशली इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो अगर हम बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम दो तरह के अकाउंटिंग सिस्टम होते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम को हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, क्योंकि उसमें हम केवल पर्सनल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। लेकिन डबल एंट्री सिस्टम को हम ड्यूअल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, इसमें हम एक टाइम पे डेबिट और क्रेडिट दोनों के इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसीलिए डबल एंट्री सिस्टम कह रहे हैं। इसमें हम पर्सनल, रियल और नॉमिनल तीनों तरह के अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, इसीलिए हम कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम को। तो ये हमारी हेल्प करता है एरर्स को से प्रिवेंट करने में और एक्यूरेसी को इंश्योर करने में। तो यहाँ पे 23 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 24। इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम व्हाट इज द ट्रांजैक्शन लॉग यूज्ड फॉर। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांजैक्शन लॉग किस लिए यूज किया जाता है। तो ये यूज किया जाता है रिकॉर्डिंग ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में एक हेड होता है ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस में हम जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए हमें ट्रांजैक्शंस में आना होता है और फिर जिस बाउचर में एंट्री हम करना चाहते हैं उस बाउचर में जाकर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रांजैक्शन लॉग का यूज किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करने के लिए। ठीक है, इससे टैक्स कैलकुलेट नहीं किया जाता या एम्प्लॉय अटेंडेंस या कस्टमर ऑर्डर की बात इसमें नहीं होती। ओवरऑल सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए ही ट्रांजैक्शन लॉग का यूज किया जाता है। मतलब हमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो हम ट्रांजैक्शन में जाएंगे तभी जाकर के रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है विच सॉफ्टवेयर फीचर इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम allows you to enter and track money owned to the company by customers। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर का फीचर है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का जो हमें अलाउ करता है कि हम एंटर कर सके या मनी हम ट्रैक कर सके जो हमने ओन किया है किसी कस्टमर से। तो पहला ऑप्शन है अकाउंट पेबल, तो इसमें तो पेमेंट की बात होगी। दूसरा है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इसमें मैनेजमेंट इन्वेंट्री को मैनेज करने की बात होगी। तीसरा है अकाउंट्स रिसीवेबल, तो अकाउंट्स रिसीवेबल में ही जाके हम ये देख सकते हैं कि हमें कौन से कस्टमर से कितना ओन किया है मनी या कितना हमें रिसीव होना है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वालिटी क्वेश्चन की सही हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमने पढ़ा था कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, प्रोसीजर होता है, डेटा होता है, पीपल होते हैं। पीपल यानी कि यूजर होते हैं। ठीक है, तो रिपोर्ट कभी भी कंपोनेंट नहीं होता कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन अकाउंटिंग साइकिल। तो पहला ऑप्शन है रिकॉर्डिंग इन जनरल, दूसरा है एनालाइजिंग ट्रांजैक्शन, तीसरा है प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, चौथा है पोस्टिंग लेजर। तो ट्रायल बैलेंस तो हम लेजर एंट्री के बाद बनाते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेजर हम जनरल एंट्री के बाद बनाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। रिकॉर्डिंग हम जनरल की करते हैं लेकिन उससे पहले हम ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करते हैं, फिर हम ट्रांजैक्शंस को जनरल में रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी। सबसे पहले हम बी वाला प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम ए वाला प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम डी वाला प्रोसेस करते हैं, फिर सी वाला प्रोसेस करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है द स्टेप कंप्राइजिंग ऑफ लिस्टिंग ऑफ अकाउंट्स इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इज। तो लिस्टिंग ऑफ अकाउंट्स हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम अकाउंट्स का चार्ट बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो लिस्टिंग ऑफ अकाउंट एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, एक मिनट रुक जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेजेस ऑफ एन ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर। तो ऑफ द सेल्फ सॉफ्टवेयर कौन सा होता है। पहला लिखा है इकोनॉमिकल, दूसरा है रेडी टू यूज, तीसरा है डेवलप्ड बाय एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स
और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सब ऑफ द शेल्फ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। फिर से वही पूछ रहा है, द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमें पता है कि हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम का क्या कंपोनेंट है, डेटा होता है, आउटपुट, कोडिंग और रूल नहीं होता, डेटा होता है, रिपोर्ट नहीं होता, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है, कोडिंग नहीं होता, प्रोसीजर होता है, डेटा होता है, आउटपुट नहीं होता। डी में लिखा है डेटा, डेटा होता है, पीपल होते हैं, प्रोसीजर होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। पीपल की जगह यूजर भी लिखा हो सकता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। याद रखिएगा कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में तो यही 5 तरह के होते हैं, डेटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है एन इफेक्टिव कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी। तो कौन सा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम इफेक्टिव होगा? तो ऐसा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो कि एक्सेसिबल और कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स होगा तो कैसे वो सुइटेबल होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। दूसरे में कह रहा है सिंपल, हाँ सिंपल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, एक साथ कई चीज़ों का सोल्यूशन मिले, ठीक है। फास्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। तो बी में तो सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं। सी में कह रहा है एबल टू ऑटोमेटिकली असाइन कोड्स टू अकाउंट, तो ये वाला तो गलत लग रहा है। डी ऑप्शन कह रहा है ऑब्सोलेट, रिलायबल, फास्ट एंड एक्यूरेट, तो ऑब्सोलेट क्यों होगा? तो डी वाला भी ऑप्शन गलत है, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम वही इफेक्टिव होगा जो सिंपल होगा, इजी टू यूज हो, यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है, इंटीग्रेटेड हो, कई चीज़ों को मिला करके हो, फास्ट हो, एक्यूरेट हो, हाई स्पीड हो, रिलायबल हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कंप्यूटर इट्स एसोसिएटेड प्रिफरल्स एंड देयर नेटवर्क इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज। तो ऐसा कंप्यूटर जिसके एसोसिएट प्रिफरल्स और उनके नेटवर्क जब इन सबको कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। मतलब वो सारी फिजिकल थिंग्स जिनको कनेक्ट करके हम एक कंप्यूटर को बनाते हैं वही क्या है? हार्डवेयर। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में कह रहा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये पूरा क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ब्राइट लिमिटेड हैज वेरियस ऑफिसेस इन इंडिया, इट हैज असाइन्ड कोड्स टू इट्स वेरियस लोकेशन इन द फॉलोइंग मैनर। तो एक ब्राइट लिमिटेड है जिनके कई ऑफिसेस है इंडिया में, उन्होंने कुछ कोड असाइन किया है वेरियस लोकेशन पे। जैसे दिल्ली ऑफिस को उन्होंने BDEL से रेफर किया है, मुंबई ऑफिस को उन्होंने BMUM से किया है, चेन्नई ऑफिस को BCHE से किया है, ठीक है। तो सबके आगे बी लगा है क्योंकि ब्राइट लिमिटेड कंपनी है इसलिए बी लगा दिया है। और दिल्ली का शॉर्ट फॉर्म DEL लिख दिया है, मुंबई का शॉर्ट फॉर्म MUM लिख दिया है, चेन्नई का CHE लिख दिया है, हैदराबाद का HYD लिख दिया है। तो ये हमारा कोड असाइन किया गया है। अब इसमें पूछ रहा है दिस टाइप ऑफ कोडिफिकेशन इन द सिस्टम इज कॉल्ड। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ कोडिफिकेशन या सिस्टम ऑफ कोडिफिकेशन पढ़ाया था, उसको देख लीजिएगा। तो अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा सिस्टम फॉलो हो रहा है? पहला ऑप्शन है निमोनिक्स कोड्स, दूसरा है सिक्वेंशियल कोड, तीसरा है नंबर और ब्लॉक। तो ना यहाँ पे कोई ब्लॉक बनाया है, ना कोई नंबर की बात हुई है, ना यहाँ पे कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। तो ये क्या है? निमोनिक्स कोड है। तो यहाँ पे BA वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शॉर्ट इनके निमोनिक्स बने हुए हैं, ठीक है, हर एक सिटी के निमोनिक्स बना दिए गए हैं, तो इसलिए A वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है ए फर्म्स पेमेंट टू अ सप्लायर फॉर गुड्स इन्वेंट्री इज रिकॉर्डेड इन। तो एक फर्म पेमेंट कर रही है सप्लायर को, ठीक है, गुड्स खरीदने का, तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? पहला ऑप्शन है सेल्स अकाउंटिंग सब सिस्टम, तो इसमें नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि कैश पेमेंट हो जा रहा है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कॉस्टिंग सब सिस्टम, तो यहाँ पे किसी कॉस्ट की बात नहीं हो रही है। तीसरा ऑप्शन है कैश सब सिस्टम, तो सीधी सी बात है जब कैश लेकर के कैश पेमेंट हो रहा है और तब हम सप्लायर को गुड्स से सप्लाई कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है हम कैश सब सिस्टम में ही रिकॉर्ड करेंगे। तो 34 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा, जब भी क्रेडिट परचेज होगा तो परचेज सब सिस्टम में जाएगा, क्रेडिट सेल्स होगा तो सेल्स सब सिस्टम में जाएगा, लेकिन जब कैश में पेमेंट हो रहा है या कैश में रिसीप्ट हो रहा है तो कैश सब सिस्टम में जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट इज रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि कोडिफिकेशन अकाउंट
का जो हम कोडिफिकेशन करते हैं उसका पर्पस क्या होता है। तो सीधी सी बात है, हम एक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं ग्रुप्स और कंपोनेंट्स के बीच में, इसीलिए हम उसको कोडिफाई करते हैं, कोड बनाते हैं। ठीक है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा आर सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, आइडेंटिफाई द मिसिंग कंपोनेंट। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके कई क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो हम बात करें तो क्या क्या होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डेटा होता है, प्रोसीजर होता है, पीपल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सारी चीजें तो गलत दी हुई हैं। ठीक है, तो प्रोसीजर पीपल हो जाएगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा यहाँ पे है ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इसमें कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज, ऐसा कौन सा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज है जो कि सुइटेबल है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन बहुत कम हो रहे हैं, वेरी लो हैं, लेकिन जो अडॉप्टेबिलिटी है वो बहुत हाई है। तो पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक, दूसरा है जेनरिक। तो सीधी सी बात है, वो जेनरिक सॉफ्टवेयर जो होगा हमारा, जो कि हम मार्केट से परचेज करते हैं, वही सॉफ्टवेयर हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का कम है और अडॉप्टेबिलिटी हाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है द मेथड ऑफ कोडिफिकेशन शुड बी। तो मेथड कैसा होना चाहिए कोडिफिकेशन का, तो ये पहले भी पूछा जा चुका है। सच दैट इट लीड्स टू द ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, ऐसा होना चाहिए कि हम आसानी से ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है कोडिफिकेशन की मदद से। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है वेयर आर अमाउंट्स ओन्ड बाय कस्टमर। देखो, अब अमाउंट ओन्ड करना है कस्टमर से, ओन्ड बाय कस्टमर फॉर क्रेडिट परचेज फाउंड। अब क्रेडिट परचेज हुआ है, अभी तक कैश का क्वेश्चन आया था, अब क्रेडिट परचेज का है। इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन अकाउंट रिसीवेबल जर्नल, तो रिसीव की तो बात ही नहीं हो रही है। दूसरा कह रहा है जनरल लेजर, सेल्स लेजर, तो ये भी नहीं है, हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स रिसीवेबल सब्सिडी लेजर, तो यहाँ पे सब्सिडी लेजर की बात हो रही है क्योंकि परचेज क्रेडिट फाउंड किया गया है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है विच फीचर इंश्योर्स द सिक्योरिटी ऑफ डेटा। ऐसा कौन सा फीचर है जो बताता है कि सिक्योरिटी ऑफ डेटा इफ इट लैंड्स इन द रॉन्ग हैंड्स, अगर गलत हाथ में चला गया है तो बिकॉज द रिसीवर विल नॉट बी एबल टू डिकोड एंड इंटरप्रेट द डेटा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फीचर है, ये हमारा इंक्रिप्शन है। इंक्रिप्शन हमें एक्स्ट्रा डेटा सिक्योरिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जैसे हम व्हाट्सएप में भी अपनी चैट को इंक्रिप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 40 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है द टाइप ऑफ कोड दैट कंसिस्ट ऑफ अ रेंज ऑफ नंबर्स। तो ऐसा कौन सा कोड होगा जिसमें रेंज ऑफ नंबर्स की बात होती है। तो अगर हम बात करें तो निमोनिक्स में तो हम छोटे छोटे शॉर्ट निमोनिक्स बनाते हैं, जैसे दिल्ली का DHE हो गया। ठीक है, ब्लॉक्स में हम ब्लॉक्स बनाते हैं, अल्फ़ाबेट में तो अल्फ़ाबेट की बात होती है, नंबर्स आता ही नहीं है। सीधी सी बात है, हम सिक्वेंशियल कोड में सीक्वेंस को फॉलो करते हैं या रेंज ऑफ नंबर से सीक्वेंस बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 40 सिक्वेंशियल कोड में तो हम सीक्वेंस बनाते हैं, तो वो भी नहीं होगा। यहाँ पे बात की जा रही है ऐसे कोड की जो रेंज ऑफ नंबर्स बनाता हो। तो ब्लॉक कोड्स में क्या होता है, हम रेंज बनाते हैं, जैसे 101 हमने बना लिया, 101, 102, 103 ऐसे। तो ये वाला हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनको मैंने डिटेल में भी बताया है कि ब्लॉक कोड्स क्या होता है, सिक्वेंशियल कोड क्या होता है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कह रहा है द कोडिफिकेशन स्कीम यूटिलाइजेज हायरार्की फॉर विच पर्पस। तो ये हमारी किस पर्पस के लिए है, तो सीधी सी बात है ये हमारे ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स के लिए है। हम कोडिफिकेशन करते हैं ताकि हम अकाउंट्स को ग्रुप कर सके, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है विच टाइप ऑफ कोड्स आर यूजुअली असाइन टू सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग डॉक्यूमेंट सर्च। डॉक्यूमेंट सर्च को फैसिलिटेट करने के लिए कौन से तरह के कोड असाइन किए जाते हैं। तो रेंज कोड्स तो नहीं होते, क्योंकि रेंज नहीं बताना है हमें, जो है तो वो करना है, फैसिलिटेट करना है डॉक्यूमेंट सर्च को।
निमोनिक्स भी नहीं होगा, ब्लॉक भी नहीं होगा, सीक्वेंशियल कोड हो सकता है क्योंकि हम सीक्वेंस के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट सर्च को सर्च कर सकते हैं। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यील्डेड बाय कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आफ्टर प्रोसेस्ड ट्रांजैक्शन। तो ट्रायल बैलेंस भी होता है, बैलेंस शीट भी होती है, जनरल भी होता है, लेकिन नन ऑफ द अबव नहीं होता, तो डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम टू बी कंबाइंड विथ अ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड अदर कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज क्लासिफाइड एज। तो ऐसी कौन सी एबिलिटी है जिससे हम अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को कंबाइन कर लेते हैं अदर कैपेबिलिटीज से या ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन में ही क्या होता है, हम इंटीग्रेट कर लेते हैं उसमें। हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हम MIS और AIS दोनों को इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46। अब कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है लाइबिलिटीज रिफर्स टू क्लेम ऑन फर्म बाई। तो लाइबिलिटीज का क्लेम कौन करता है, ओनर्स तो करता नहीं है, ओनर्स नहीं करता है तो क्रेडिटर्स करते हैं, तो इसमें भी क्रेडिटर्स हैं, ठीक है। आगे कह रहा है तो यहाँ पे तो क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है। तो लाइबिलिटीज रिफर्स टू क्लेम ऑन फर्म बाई क्रेडिटर्स एंड कैपिटल रिफर्स टू अ क्लेम ऑफ। तो कैपिटल का क्लेम कौन करता है, डेटर्स तो करेगा नहीं, यहाँ पे ओनर करता है, कैपिटल ओनर की होती है तो कैपिटल का क्लेम ओनर करेगा और लाइबिलिटी का क्लेम क्रेडिटर करेगा, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। लाइबिलिटीज रिफर्स टू क्लेम ऑन फर्म बाय क्रेडिटर्स एंड कैपिटल रिफर्स टू क्लेम ऑफ ओनर्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेप इन द इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो सीधी सी बात है, जब हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमारे पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होना चाहिए, प्लानिंग भी होनी चाहिए और रिपोर्ट्स का जनरेशन भी होना चाहिए, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सारी चीज़ें होती हैं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या है, ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स नहीं है, एंड प्रोडक्ट नहीं है, हमें तो अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानना है ना। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, ये भी एंड प्रोडक्ट नहीं है। तो एंड प्रोडक्ट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रोड्यूस करना, अपने बिजनेस का फाइनेंस की पोजीशन, उसके ऑपरेशंस को जानना ही हमारा मेन मोटिव या एंड प्रोडक्ट होता है किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सीधी सी बात है, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या फाइनेंशियल ऑपरेशंस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सपोर्ट्स ऑल टाइप्स फॉर प्रिंटर फॉर आउटपुट। तो ऐसा कौन सा टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो हर तरह के प्रिंटर्स को सपोर्ट करता है आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। तो पहला है तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, दूसरा है टेलर मेड सॉफ्टवेयर, तीसरा है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो हम बात करें तो ये जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर होता है जो कि सेल्फ मेड होता है, तो सेल्फ मेड है तो सीधी सी बात है हम ऐसा बनाएंगे जो कि हर तरह के प्रिंटर को सपोर्ट करे, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए फाइनली हमने 49 क्वेश्चन तक कर लिया। अगला क्वेश्चन है 50, तो हम 50 पे पहुंच गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। चलिए 50 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो इसमें से कौन सा रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS पेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है टैली, होता है। तीसरा है बिजी, ये भी होता है। और डी है आपका यानी एक्सेल, तो ये भी होता है। तो MS पेंट ही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा है कि कौन सा रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, तो MS पेंट हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। फाइनली हम 51 पे पहुंचने वाले हैं। 51 में कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग इन द करेक्ट ऑर्डर इन रिलेशन टू द इंस्टॉलेशन ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमें एक ऑर्डर में अरेंज करना है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में इंस्टॉलेशन का क्या प्रोसेस है। तो पहले तो दिखा रहा है ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, प्लानिंग। तो आई थिंक हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, तो बी पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या करना चाहिए,
प्रोक्यूरमेंट करना चाहिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, तो डी आना चाहिए। उसके बाद हमें ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सबसे लास्ट में हमारी आ जाएगी क्या, रिपोर्ट जनरेशन। तो बचा क्या, सी बचा, तो सी आ जाएगा। तो बी डी ए सी ई, बी डी ए सी एंड बी डी सी ए एंड ई, तो सी वाला ऑप्शन सही है। पहले बी आएगा प्लानिंग, उसके बाद प्रोक्योरमेंट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, उसके बाद आ जाएगा चार्ट ऑफ अकाउंट्स, उसके बाद आ जाएगा ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। अच्छा, पहले चार्ट ऑफ अकाउंट्स आएगा, फिर ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स आएगा, और उसके बाद लास्ट में रिपोर्ट जनरेशन आ जाएगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला, सी वाला, ठीक है। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटराइज्ड सॉरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, तबीयत मेरी ज़्यादा खराब है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की फीचर्स की हम बात करें तो पहला ऑप्शन है स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा एंड ऑनलाइन इनपुट। तो ये तो फीचर होता ही है, हम अपने अकाउंटिंग डेटा को स्टोर भी करते हैं और ऑनलाइन इनपुट भी फीड करते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है इंस्टेंटली प्रोड्यूसेस डिफरेंट रिपोर्ट्स, तो ये भी फीचर होता है। सी ऑप्शन कह रहा है ग्रुप डिफरेंट अकाउंट्स, तो हम अपने डिफरेंट अकाउंट्स को ग्रुप भी करते हैं, ये ऑप्शन भी सही है। तो यानी यहाँ पे हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के या सॉफ्टवेयर के फीचर्स होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है इट सॉफ्टवेयर मस्ट बी इजी टू इंस्टॉल, अडॉप्ट एंड अंडरस्टैंड। तो इसमें भी तीन ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर हो वो इजी होना चाहिए इंस्टॉलेशन में, अडॉप्ट करने में भी इजी होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, आसानी से समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू डेवलप अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को डेवलप करना चाहती है अपनी नीड्स और बिजनेस, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, द बिजनेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लेक्स, जबकि उसके बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो उसको कौन सा सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करना चाहिए। तो सीधी सी बात है, जब उसका बिजनेस कॉम्प्लेक्स है तो उसे टेलर मेड सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करना चाहिए, अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करवाना चाहिए। तो इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, टेलर मेड सॉफ्टवेयर जो कि सेल्फ मेड होता है, ठीक है। तो हम अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है द of a vendor is also an important factor to consider while opting for computerized accounting system। तो लेवल ऑफ प्रॉफिट, हमें लेवल ऑफ प्रॉफिट भी देखना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा द लेवल ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ वेंडर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कंसीडर करने के लिए कि हमें कौन सा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। सीधी सी बात है, हमारे प्रॉफिट का जो लेवल रहेगा उसी हिसाब से तो हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेंगे। अगर हमारा बिजनेस अच्छा खासा होगा तो हम अपने हिसाब से सेल्फ डिज़ाइन कर लेंगे, नहीं तो अगर हमारा बिजनेस या लेवल ऑफ प्रॉफिट कम होगा तो हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर मार्केट से परचेस करके उसको इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग टाइम्स तक, ठीक है, लॉन्ग ईयर्स तक। तो ये सीधी सी बात है, हमारा लेवल ऑफ प्रॉफिट पे ही डिपेंड करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड व्हिल यूजिंग सोर्स अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो अगर हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं, उसके सोर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो कौन से फैक्टर को कंसीडर करना चाहिए। पहला है फ्लेक्सिबिलिटी, सीधी सी बात है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ईजिली एडॉप्टेबल होना चाहिए, और इंटरेस्ट मैनेजमेंट का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हमारा बोथ ए एंड बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और एडॉप्टेबल भी होना चाहिए, आसानी से हम उसे अडॉप्ट कर सकें, इस्तेमाल कर सकें, और फ्लेक्सिबल हो, उसमें कई सारी मतलब कंप्लीट सोल्यूशन हमें मिल सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेलर मेड सॉफ्टवेयर। तो एडवांटेजेस की बात करें तो पहला है दीज आर रेडीमेड सॉफ्टवेयर, ये तो गलत है, ये रेडीमेड नहीं होता। लो कॉस्ट होती है, ये भी गलत है। तीसरा है हाई सेक्रेसी ऑफ डेटा,
तो ये सही लग रहा है कि हमारा जो टेलर मेड सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि ये सेल्फ डिज़ाइन होता है, हम अपनी नीड्स अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद से बनवाते हैं, तो इसमें जो सेक्रेसी या सिक्योरिटी की बात है वो हाई होती है। तो क्योंकि हमारा खुद का बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है व्हाट आर नॉट एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कौन सी एडवांटेजेस नहीं है, तो मैंने आपको पढ़ाया भी है कि हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की वही सारी एडवांटेजेस हैं जो कंप्यूटर की एडवांटेजेस होती हैं। तो इसकी हाई स्पीड होती है, हाई रिलायबिलिटी होती है, और इसमें लिखा है रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट। तो ये कोई एडवांटेजेस नहीं है, जबकि ये डिसएडवांटेजेस है कि ट्रेनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बेसिकली डिसएडवांटेजेस होती है, वो भी हाई ट्रेनिंग कॉस्ट मांगी जाती है। रिड्यूस तो कहीं आता ही नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा है इसलिए सी हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही हमारी एडवांटेजेस नहीं है, रिड्यूस ट्रेनिंग कॉस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के कौन से फीचर्स होते हैं। पहला है इट फैसिलिटेट्स ऑफलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा। तो ये ऑफलाइन थोड़ी ऑनलाइन इनपुट प्रोवाइड करता है कि हम ऑनलाइन अपने डेटा को इनपुट कर सकें, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी कह रहा है दिस सिस्टम नेवर फेल्स। ये भी गलत है, कंप्यूटर है तो क्या फेल ही नहीं होगा, कभी कभी तो सिस्टम फेलर होता ही है ना। तीसरा कह रहा है इट जनरेट्स अ प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल्स इनवाइसेस। ये सही है, ये हमारे परचेज और सेल्स इनवाइसेस का या बिल का प्रिंट आउट आसानी से जनरेट करता है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है विच एमंग दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो पहला ऑप्शन है एंटी वायरस यूटिलिटी टू स्कैन अ कंप्यूटर फॉर वायरस, ये तो है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज, ये नहीं है, ठीक है। तीसरा कह रहा है डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी, इसमें भी यूटिलिटी है तो ये भी है। इसका चौथा कह रहा है डिस्क पार्टीशनिंग टू डिवाइड अ सिंगल ड्राइव इनटू मल्टीपल लीगल, ये भी है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज जिसमें हमारा एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आ जाता है, वो कोई भी सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ये हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 60 क्वेश्चन तक फाइनली हम लोगों ने कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। इसमें कह रहा है अमंग द फॉलोइंग विच रेडी टू यूज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज इज अवेलेबल इन टूडेज मार्केट। तो हमारी मार्केट में कौन से सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। तो टैली भी है, एक्स भी है, बिजी भी है, द प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी अवेलेबल है मार्केट में, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब बस 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं। अगला क्वेश्चन है 62। इसमें कह रहा है एन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स बेस्ड ऑन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो सीधी सी बात है, हमें पता है कि जो भी हमारा अकाउंटिंग होगा वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही होगा, फिर चाहे हम मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हो या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कर रहे हो, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कह रहा है द डेटा स्टोरेज सिस्टम which remains hidden from the user a response to the requirement of the user to the extent the user is authorized to access is known as। तो ऐसा कौन सा डेटा स्टोरेज सिस्टम है जो कि हिडन करता है यूजर रिस्पॉन्स को, वो भी यूजर की रिक्वायरमेंट में, ठीक, यूजर की रिक्वायरमेंट पे, और अथोराइज्ड करता है एक्सेस को, एक्सेस की अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। तो ये बैक एंड डेटाबेस होता है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65, ठीक है। 64 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है द क्राइटेरिया फुलफिल्ड बाय एन इफेक्टिव अकाउंटिंग रिपोर्ट इज। तो इफेक्टिव अकाउंटिंग रिपोर्ट का क्या क्राइटेरिया होता है। तो वो रिलीवेंस होनी चाहिए, टाइमलीनेस यानी कि कम टाइम में होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, और समराइजेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो इफेक्टिव अकाउंटिंग रिपोर्ट में पहला ऑप्शन दिया है रिलीवेंस, टाइमलीनेस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड समराइजेशन, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है। डी में कह रहा है रिलीवेंस, टाइमलेस, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा।
सी में कह रहा है लीजिबिलिटी का भी कोई लेना देना नहीं है। डी में कह रहा है स्केलेबिलिटी, तो ये भी नहीं, क्वालिटी की बात भी नहीं होती है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन ज्यादा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है विच अमंग दीज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। तो कौन सी लिमिटेशन नहीं है? पहला है सिक्योरिटी ब्रीच, तो सिक्योरिटी की ब्रीच की दिक्कत तो आती है। स्टाफ अपोजिशन भी होता है, ठीक है, मतलब हमें कई स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है, हाई कॉस्ट चार्ज की जाती है, तो ये भी लिमिटेशन है। ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन, तो ये कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करता है, ये एक फीचर है, ये लिमिटेशन नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो चलिए देखते हैं। When any manual accounting system is transferred into a computerized accounting system, तो जब हम कोई मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांसफर करते हैं, what do the employees of an organization undertake, तो वो क्या करते हैं? तो वो पहले उनको हम ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है, भले आपको अकाउंटिंग का नॉलेज हो, लेकिन अगर आपको कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करनी है तो पहले आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसका कोर्स करना पड़ेगा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, तभी जाकर के आप कंप्यूटर पे अकाउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जब मैनुअल से कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग पे एम्प्लॉयज आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन्हें हमें ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तब जाकर के वो ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। स्पीड आपको ज़्यादा फास्ट लगी होगी तो आप स्पीड स्लो करके देख लीजिएगा। वीडियो अगर समझ में आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मैं चाहती हूँ जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल जाए और उनका एग्ज़ाम अच्छा हो। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।